गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की। और आज की कहानी एक बेहद गरीब व्यक्ति, उस परिवार में 5 बच्चे और उसकी इन पांचों बच्चों की परवरिश करने के लिए, उस दंपत्ति की परवरिश करने के लिए एक भैंस ही एकमात्र सहारा था। भैंस का दूध बिकता तब जाकर के परिवार चलता था। लेकिन एक दिन जिंदगी में ऐसा आता है उस व्यक्ति की कि उसकी भैंस चोरी हो जाती है। अपनी भैंस को लेकर के वो बेइंतहा परेशान हो जाता। उसने ऐसा कोई नहीं जगह बचा जहां पर उस भैंस की तलाश न किया हो। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद भैंस मिल जाती है और वो भैंस को ले जाकर के एक पंचायत में खड़ी कर देती है और कहता है पंचों से कि देखो, मेरी भैंस तो यह रही और इसको चुराने वाला यह व्यक्ति है जिसका नाम होता है जगत रॉय। जगत रॉय का भरी पंचायत में नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि मुझे अपनी भैंस की तलाश करने में लगभग 1500 रुपये का खर्च हुआ है। बस मुझे कुछ नहीं, बस वही 1500 रुपये दिलवा दीजिए, जिससे कि जो मैं टूट चुका हूं, जिसको भी जितना भी मुझे नुकसान हुआ है, मैं अपने नुकसान की भरपाई कर सकूं। पंचायत को यह बात बहुत अच्छी लगी। पंचायत ने इसी फैसले को मुकर्रर रखा और जो चोर होता है उस पर 1500 रुपये का जुर्माना कर दिया। वक्त बीत जाता है लेकिन वो 1500 रुपये वो चोर अदा नहीं कर रहा था। इसीलिए वह गरीब मजदूर व्यक्ति सीधा पहुंच जाता है थाने और थाने जाकर के एक एफआईआर दर्ज करा देता है कि फला दबंग व्यक्ति ने मेरी भैंस को चुरा लिया था, उसके परिवार ने उसकी चोरी कर लिया था, इस मामले में कार्रवाई कर दीजिए। बस यह एफआईआर दर्ज कराना था कि अब इस परिवार पर एक ऐसी आफत आती है कि इस आफत की गूंज न केवल उस प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में गूंज जाती है। जिस जिसने भी इस घटना को सुना था, उस घटना को सुनने के बाद हर किसी के अंदर सिहरन पैदा हो जाती थी। जो बिहार प्रदेश के बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर रामविलास पासवान हो, मौके पर खुद जाते हैं और उस परिवार से मिलकर के उसकी समस्या सुनते हैं। लेकिन परिवार का एक भी सदस्य इस घटना में बचता ही नहीं है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है वैशाली, और वैशाली जिले का ही एक थाना लगता है राघवपुर। दरअसल बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2006 की सुबह की यह बात है। राघवपुर थाने की एक चौकी लगती है रुस्तमपुर, और उसी का एक जो प्रभारी होता है जिसका नाम होता है अंजनी कुमार। सुबह सुबह अपने उसने उसके पास एक सूचना आती है कि पड़ोस के गांव यानी कि रामपुर श्यामचंद में आग लग गई है और एक परिवार जल गया है। जैसे ही यह सूचना उस अंजनी कुमार को, इंस्पेक्टर को मिलती है, तब इंस्पेक्टर जैसे वो बड़े बड़े आराम से सुबह सुबह दिन निकलता है, वहां पहुंच जाता है और जा करके जो अपनी आंखों से दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, फटी रह जाती है। दरअसल एक घर है, घर में 2 दरवाजे हैं, आंगन है, और वह घर पूरी तरह से जल चुका था। शायद ही कोई ऐसा सामान होगा जो उस घर का जला नहीं होगा। जैसे ही वह कमरे में झांक करके देखने की कोशिश कर रहा था, तो एक दो नहीं बल्कि 6 लाशों की कंकाल का रूप ले चुकी थी। इस परिवार के कुछ सदस्य थे जिनका रो रो कर बुरा हाल था और देखने वालों का तांता लगा हुआ था। इसी रामपुर श्यामचंद ही नहीं बल्कि आसपास के जो गांव थे वहां से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। एक तरफ देखता है कि भैंस जली हुई है जो कि मर चुकी है, साथ ही एक बछड़ा है जो कि जलकर वह भी राख हो चुका है। और इस घर के मुखिया के बारे में पूछा जाता है, जिसके मुखिया का नाम होता है विजेंद्र मेहता। विजेंद्र मेहता भी आग में जल चुका था, जो कि बहुत बुरी तरह से झुलस जाता है। तुरंत प्रभाव से सब इंस्पेक्टर ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। जैसे ही उच्च अधिकारियों को सूचना मिलती है, अब चाहे वो एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो या डीजीपी हो, जिस जिस को भी यह खबर लगी वह सब मौके पर पहुंच जाते हैं। अब यहां से न केवल अधिकारी लोग पहुंचते हैं बल्कि लालू प्रसाद यादव भी, नीतीश कुमार भी, साथ ही रामविलास पासवान भी, यह भी इस परिवार के बीच में आ जाते हैं। बीच में आने की वजह थी क्योंकि ये जो व्यक्ति होता है विजेंद्र मेहता, यह लगभग 30 से 40% तक वो जल चुका था। इसकी हालत खराब थी। जो नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है राघवपुर, वहां पर इसको एडमिट कराया गया और इसकी गंभीर हालत होने की वजह से इसने पटना मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, जहां पर इसका उपचार शुरू हो जाता है। आखिरकार सब इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं
उसके बाद यह एफआईआर भी दर्ज की जाती है और दर्ज करने के बाद जो यहाँ से कहानी सामने आती है, वह कहानी वाकई में अपने आप में बड़ी भयानक होती है। वो बताता है कि अक्टूबर 2005 का वाकया है। उसके घर में एक भैंस होती है, जिस भैंस की बदौलत उसके परिवार का भरण पोषण होता था, जिस भैंस के बदौलत पांचों बच्चों का जीवन चल रहा था और जिस भैंस के बदौलत उसकी पत्नी का भी जीवन चल रहा था। भैंस अक्टूबर के महीने में चोरी कर ली जाती है और जैसे ही भैंस की चोरी होती है, वो अपनी भैंस को तलाशने के लिए लगातार दर बदर की ठोकर खा रहा था। इधर से उधर जा रहा था, लोगों से मिल रहा था। अब पुलिस हो जहां जहां वो जा सकता था वहां वहां जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक मेहनत एक दिन रंग लाती है। आखिरकार उसकी भैंस उसको मिल जाती है। भैंस एक व्यक्ति के पास होता है जिसका नाम होता है जगत राम। जगत राम ने उसकी भैंस की चोरी कर लिया था और जैसे ही यह पता चलता है कि जगत राम के पास उसकी भैंस है, अपनी भैंस के पास जाता है, उनको कहता है कि भाई, जगत राम के पास पहुंचता और पंचायत फैसला सुनाती है और वह भैंस को पांच पंचों के बीच में लाया जाता है। और जैसे ही भैंस आती है, वह कहता है कि मुझे मेरी भैंस को ढूंढने में लगभग 1500 रुपये का खर्च आया है और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे वो 1500 रुपये दे दिए जाए तो बेहतर होगा। पंच कहती है ठीक है, इसका 1500 रुपया का नुकसान हुआ है, इसीलिए 1500 की इसकी भरपाई कर दी जाए और फिर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी जाती है कि फला तारीख को ये पैसे दे दिए जाए। पैसे नहीं दिए गए जाएंगे तो फिर पंचायत दोबारा होगी और फिर कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे। जैसा कहा गया था ठीक वैसा बिल्कुल हुआ नहीं। 1500 तो मिलते नहीं है। वह परेशान होकर सीधा थाने चले जाता है और थाने जाकर यह जगत राम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा देता है। उसके परिवार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराता है और एफआईआर जैसे होती है कि जगत राम दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति था और विजेंद्र मेहता जो होता है वह गरीब आदमी है जिसका कोई सहारा नहीं है। सहारा था मजदूरी और वह थी एक भैंस। अब परिवार इस पर दबाव बनाने लगता है। 15 दिसंबर 2005 से लगातार 15 दिन तक इस पर दबाव बनाया जा रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उसको केस को वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है, तुम्हारे लिए यह बुरा साबित हो सकता है। जगतराम आए दिन उसको धमकी दिया जाता था, लेकिन विजेंद्र मेहता ने कहा कि मुझे मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो। यदि तुमने इसकी भरपाई नहीं किए तो फिर इससे इस मामले को मैं आगे बढ़ाऊंगा, केस लड़ूंगा और तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगा। वो विजेंद्र मानने को तैयार नहीं था। एक दिन ऐसा आता है, यानी कि 31 दिसंबर 2005 के लगभग 1 बजे के आसपास इसके बच्चे होते हैं। बीवी की और बोबी देवी उसकी बेटी होती है जिसकी उम्र 12 साल, नीलम कुमारी 10 साल की दूसरी बेटी होती है जिसका नाम, तीसरा होता है पूनम कुमारी, उसका उम्र होता है 8 साल और एक बेटा होता है सूरज कुमार जिसका उम्र 6 साल होता है। उसके बाद एक और बेटा होता है अनिल कुमार और तीसरा बेटा राजेश कुमार जिसकी 3 साल की उम्र होती है। 5 बच्चे थे जो अपनी मां के साथ कमरे में सोए हुए थे और इसी बीच को लगभग रात के 1 बजे के आसपास 10 या 12 अज्ञात लोग घर के अंदर आते हैं। उसके बाद घर के अंदर आने के बाद इसी आहट से, पैरों की जो आहट होती है पैरों की, विजेंद्र मेहता को कुछ एहसास हो जाता है। वो चारपाई पर सो रहा था। इससे पहले कि उठने की कोशिश करता, तुरंत ही उस व्यक्ति जो आए हुए थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वो चीखने की जैसे ही कोशिश की तो उसके मुंह में कुछ टाट जैसा या कपड़ा जैसा उनको ठूस देते हैं। उसके हाथ पैर को पकड़ लेते हैं और पूरी बॉडी पर केरोसिन छिड़क देते हैं। वह विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं था क्योंकि वह पूरी तरह से चारों हाथ और पैर उसके बुरी तरह से जकड़े हुए थे। जो हिलने की स्थिति में वो न था, न चीखने की स्थिति में। इसलिए नहीं था क्योंकि इसके मुंह में कुछ कपड़ा ठूसा हुआ था और उन लोगों ने घर के चारों तरफ से जो मिट्टी का तेल फैला दिया और मिट्टी का तेल फैलाने के बाद इसी बीच में उसके शरीर में आग लगा देते हैं। अब जो उसकी पत्नी और 5 बच्चों के साथ सोई हुई थी, वो दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया जाता है ताकि वो निकल ना पाए। कच्चा मकान होता है, मिट्टी का मकान, ऊपर भी कच्चा, और इसी बीच में उसके यानी कि विजेंद्र मेहते के शरीर में आग लगा दी जाती है और साथ ही पूरे घर में आग लगा दी जाती है। तड़पता रहता है, बचने की अपील करता है, लेकिन बचने की अपील करता भी तो किससे करता। उसको पूरी तरह से जो उसका शरीर था वो धू धू करके जलने लगता है और आग घर में फैल जाती है। बच्चे और बीवी सो रहे थे, उसको पता नहीं था कि बाहर उसके पति को बुरी तरह से झुलस रहा है, जल रहा है। इसी बीच में जो उसकी पत्नी होती है आग के लपेटे में थी। वो इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी की हिम्मत नहीं थी वहां तक पहुंचने की। गांव के लोग जाते हैं, परिवार के लोग भी जाते हैं। जिसने भी जलाने की कोशिश की थी वो जला रहे थे
और वहां से मौके पाते हैं भाग जाते हैं। इसी बीच में जो परिवार के लोगों में से विजेंद्र मेहता को किसी ने तरकीब से बचा लिया, लेकिन घर में 2 कमरे में जो कच्चा मकान था उसको जलने लगता, और जलने के बाद जितना भी सामान था घर के अंदर, कपड़े हो या फिर खाने पीने का सामान हो या फिर चारे की व्यवस्था हो या जो भी हो, बहुत ज्यादा तेजी से जल रहा था। घर के अंदर 5 के 5 बच्चे और उसकी पत्नी वो जलकर वहीं, क्योंकि वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थे, उनकी आंख तो खुली होगी, लेकिन उन्होंने दरवाजे खोलने की कोशिश की होगी, खोल नहीं पाते हैं। आग जलती रहती है। गांव वाले ने भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले तब तक आग बुझाने की कोशिश करते हैं जब तक आग एक विकराल रूप ले चुकी थी, और उसके जो बच्चे होते हैं उसकी बीवी जलकर वहीं राख हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं। और जो विजेंद्र महतो होता है उसको बचा तो लिया जाता है, लेकिन वो लगभग 30 से 40% तक वो झुलस जाता है। उसको नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, उसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, जहां पर पुलिस उसके बयान लेती है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ही ली थी, और एफआईआर के माध्यम से पता चलता है कि जगत राम और उनके साथियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में फिर चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट में मामला चलता है। एक तरफ तो ट्रायल कोर्ट में मामला चल ही रहा था, उधर जो विजेंद्र महतो होता है उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। उसके जो आखिरी के दिन थे वो बहुत ज्यादा भयानक होते हैं। वो रोता था, चीखता था, चिल्लाता था, उसके चीखने की आवाज गांव के हर एक सदस्य तक पहुंचती थी। बस वो एक ही बात करता था कि मेरा कसूर क्या था, मेरी एक भैंस ही तो थी जिसके सहारे मैं अपने परिवार को चला रहा था, लेकिन मेरी भैंस को चोरी करके ले गए। मैंने बस 1500 रुपये ही मांगे थे। काश पंचायत ने मेरे 1500 दिलवा दिए होते तो मैं काहे की एफआईआर दर्ज करवाता। वो रो रो कर अपनी बातें बताता था, और क्योंकि उसके जो शरीर में जलन होती थी उसकी वजह से एक सेकंड के लिए भी उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। परिवार के लोग भी उसके साथ रोते थे, बिलखते थे। अब पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दाखिल करने के बाद आखिरकार यह मामला अदालत में पहुंचता है। अदालत में जब मामला पहुंचता है तो 30 अक्टूबर 2009 को इसमें इसका जो ट्रायल कोर्ट होता है उसमें 3 लोगों को सजाए मौत का हुक्म सुनाता है। जगत रॉय, बच्चा बाबू, दीपक रॉय उर्फ विपत रॉय। जब इसको निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई जाती है तो इस फांसी की सजा की गूंज पूरे प्रदेश में फैल जाती है कि 7 लोग जो एक ही परिवार के जलाकर मार दिए गए थे उसके परिवार को कुछ इंसाफ मिला है, राहत मिला है। वक्त आगे बढ़ता है। इन लोगों ने फिर उच्च अदालत में जाकर अपील की। उन्होंने बताया कि हमें झूठे केस में फंसाया गया है, हमारा कोई रोल नहीं था, हमें जबरन इस किसी तरह से विपक्ष के वकील, जिस तरह के विपक्ष के लोग अपने बचाव के लिए तमाम तरह के प्रयास करते हैं वैसे प्रयास कर रहे थे, लेकिन उच्च अदालत ने यानी कि हाई कोर्ट ने इस मामले को कहा कि जैसा यह है, यानी कि जो निचली अदालत ने मामला दिया है यह वैसा ही रहेगा। इसीलिए उनको तसल्ली नहीं थी, इसलिए उन्होंने जब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर 2013 को इस मामले में फैसला सुनाया। जगत रॉय और उसका जो साथी होता है दीपक रॉय उर्फ विपत रॉय जो होता है उसको फांसी की सजा ही सुनाई जाती है, लेकिन जो तीसरा साथी होता है बच्चा बापू रॉय उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। और कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण है तब तक ये जीवित रहेंगे, जब तक ये सलाखों के पीछे रहेगा। साथ ही जगत रॉय और दीपक राय जो होता है उसको कहा जाता है कि तब तक इन दोनों को फांसी पे फंदे पे लटका के रखा जाए जब तक इनके प्राण न निकल जाए, क्योंकि यह जो केस है वो रेयर ऑफ द रेयर केस में शामिल किया गया था, क्योंकि यह केस आज तक उस वक्त तक किसी ने सुना ही नहीं था। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस पूरे परिवार को जला करके मार डाला था, मौत के घाट उतारा था, इसके बाद यह मामला अपील की जाती है राष्ट्रपति के दरबार में। राष्ट्रपति थे उस समय में रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने इस मामले को सुना और अपील को खारिज कर दिया। अभी भी यह मामला विचाराधीन है, क्या वाकई जगत रॉय और उसके जो साथी होता है उसको फांसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। जिस तरह से इस परिवार इनकी विजेंद्र महतो के परिवार को सजा दी गई थी उसका कोई दोष नहीं था, जिसका कोई कसूर नहीं था। यह मामला वाकई जब भी लोग सुनते हैं उस इलाके में, जब जब इस खबर के बारे में चर्चा होती है तब तब लोग सिहर जाते हैं, परेशान हो जाती है, उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की कहानी में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।